हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में आता है तो उसकी कितनी इमेजेस बनती हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस हम लोगों ने काउंट करना सीखा था और ये देखा था कि वो इमेजेस किस किस लोकेशन पर बनती हैं। ठीक है, तो उसी से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हम लोग और देखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग पोजीशन नहीं बल्कि हम लोग वेलोसिटी पर बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे। जी हाँ, है ना। एक लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक प्लेन मिरर के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी इमेज किस तरह से मूव करती है, ये हम लोग सीख चुके हैं पहले। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि दो पैरेलल मिरर्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी इमेजेस कहाँ कहाँ पर बनती हैं, कैसे कैसे। अब ज़रा दोनों को मिक्स कर दिया जाए। सोचिए, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं हमारे पास, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स, और इन मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट है। अब कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये M1 मिरर है और ये भी मूव कर रहा है सपोज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और ये M2 मिरर है, अगर इसको अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये रेस्ट पर है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कि इस ऑब्जेक्ट की जो दूसरी इमेज होगी या तीसरी इमेज होगी या पांचवी इमेज होगी वो किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में चल रही होगी। बात क्लियर है। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि दूसरी इमेज कहाँ बनती है, तीसरी इमेज कहाँ बनती है, पांचवी इमेज कहाँ पर बनती है, ये हम लोग सीख चुके हैं। और इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी इमेज किस तरह से मूव करती है। अगर प्लेन मिरर भी मूव करे और ऑब्जेक्ट भी मूव करे तो किस तरह से इमेज मूव करती है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब ज़रा उन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग मिक्स करने वाले हैं, यानी कि दो मिरर्स भी हैं और ऑब्जेक्ट और मिरर मूव भी कर रहा है। और ऐसे में पूछा जा रहा है कि भाई दूसरी इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, पांचवी इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी। तो इस टाइप की चीज़ें आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए भाई, कैसे देखा जाए, 1 बाई 1 फिर से देख लें इसको। बताइए, अगर पहला रिफ्लेक्शन इससे बोला जा रहा है, इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन M1, इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन M1, देन फाइंड speed and direction of motion of fifth image। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा जा रहा है और स्पीड पूछा जा रहा है कि फिफ्थ इमेज किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में चलेगी। देखिए, 1 बाई 1 हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि अगर एक प्लेन मिरर और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अगर 3 से चल रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बताइए इसकी इमेज किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में चलती है। तो इसके लिए हम लोग 1 बाई 1 कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम लोग मिरर को स्टेशनरी कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को चलाकर इसका इफेक्ट इमेज पर देखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कर देते हैं और मिरर को चलाकर उसका इफेक्ट इमेज पर देख लेते हैं। फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं वेक्टरली, ठीक है। जैसे बताइए, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा 2 से इधर तो इमेज चलेगी 2 से इधर, I1 ये 2 से चलेगी इधर, और मिरर जाएगा 3 से इधर तो इसके चलने से इमेज भी जाएगी 6 से इधर। डबल से चलती है ना इमेज, मिरर के चलने से इमेज डबल स्पीड से चलती है, मिरर की स्पीड की डबल स्पीड से और सेम डायरेक्शन में। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया कि इमेज चलेगी फाइनली, जो V1 होगा वो होगा 4 और किधर होगा, राइट साइड। अब बताइए, तो जो पहली इमेज बन रही है, पहली इमेज यानी कि I1 ये चल रही है 4 से इधर। अब बताइए, हमें ये भी पता है कि ये इमेज अब अगले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी, सही है। तो इस मिरर के लिए ये इमेज एक ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर की तरफ। कैसे मिरर की तरफ, जो मिरर स्टेशनरी है। तो क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो दूसरी इमेज होगी, दूसरी इमेज जो कि इस मिरर से बनेगी M2 से, M1 से जो इमेज बनी वो तो जा रही है 4 से इधर, तो जो अब ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी ना, तो बताइए ये कितने से चलेगी, ये 4 से इधर
तो I2 चलना चाहिए 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर। अब हमें फिर से पता है कि जो I2 है वो इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी। अब फिर से आप इसको हैंडल करिए, किसको किसको, इस मिरर को और इस इमेज जो कि एक ऑब्जेक्ट अब है इसके लिए। तो अब हमारे पास क्या है, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो बताइए इस इमेज की इमेज कितने से चलेगी, दैट इज I3। I3 के बारे में बता सकते हैं, बताइए। ये जा रहा है 4 से इधर तो इमेज इसकी जाएगी 4 से इधर, और ये जा रहा है 6 से इधर तो इमेज भी चलेगी 6 से इधर, यानी कि इस बार ये क्या हो गया, V3 हो गया कितना, 10। तो थर्ड नंबर की इमेज इधर चलेगी 10 से। अब फिर से देखिए, हमें पता है कि भाई ये इमेज अब फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, और ये मिरर कैसा है, स्टेशनरी। तो जो थर्ड वाली इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। थर्ड इमेज किस तरह से जा रही है, थर्ड इमेज चल रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये एक स्टेशनरी मिरर की तरफ चल रही है। तो I4 जो होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब फिर से बताइए, ये इमेज यानी कि I4 इस मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट बन गई। तो क्या गेस कर सकते हैं फिफ्थ वाली इमेज के बारे में, बताइए। इस ऑब्जेक्ट के 10 से इधर चलने से इमेज चलेगी 10 से उधर, और मिरर के 3 से चलने से ये चलेगी 6 से इधर, यानी कि जो V5 होगा फिफ्थ वाली इमेज चलेगी 10 + 6 यानी 16 से राइट वर्ड। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन्हीं पुराने रिजल्ट्स को यूज करके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सी वाली भी इमेज पूछी जाए, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, हाँ अगर बहुत बार वाली इमेज पूछी जा रही है, 20th इमेज, 50th इमेज, तो ऐसे के लिए फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन नहीं, फिर हम लोग उस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी इमेज, तीसरी इमेज तक की बात हो तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। देखिए एक केस हम लोग और देख लेते हैं इसमें। देखिए सपोज सिचुएशन कुछ ऐसी है, इस बार मिरर्स भी दोनों चल रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि थर्ड नंबर की जो इमेज होगी वो किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो फिर से हम लोग 1 by 1 कैलकुलेशन करते हैं। बताइए, फिर से कहा गया है कि पहला रिफ्लेक्शन हमें लेना है M1 से। तो M1 से अगर आपको पहला रिफ्लेक्शन लेना है, बताइए, तो ये आ रहा है 3 से इधर तो इमेज जाएगी 3 से इधर, और ये आ रहा है 2 से इधर तो इमेज जाएगी 4 से इधर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 1 से इधर, यानी जो I1 होगी, I1 1 से इधर आएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट के चलने से इमेज चलती है अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से, और मिरर के चलने से इमेज चलती है डबल स्पीड से सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों का 4 इधर 3 इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 1 इधर। चलिए भाई, अब ये I1 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब I2 हमें देखना है। I2 के बारे में क्या कहेंगे, I2 देखिए, अब देखिए इमेज जा रही है 1 से इधर, तो ये इमेज क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो ये जाएगा 1 से इधर, तो इसके 1 से चलने की वजह से इमेज चलेगी 1 से उधर, ये ऑब्जेक्ट है ना इसके लिए। अच्छा, इसके 5 से चलने की वजह से इमेज चलेगी 10 से इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो गया, क्या हो गया, 11 हो गया। अब इस इमेज को बनना है इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो फिर से देख लीजिए I3 के बारे में ज़रा सोच के देखिए। I3, अब ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो ऑब्जेक्ट चलेगा 11 से इधर तो इमेज चलेगी 11 से इधर, लेकिन मिरर जा रहा है 2 से इधर तो इमेज भी चलेगी कितने से, इमेज चलेगी 4 से इधर। तो इन दोनों को सम करिएगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि इमेज जो है थर्ड वाली इमेज ये चलेगी 15 से, और किधर, लेफ्ट। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन कर सकते हो और इस तरह से आंसर बता सकते हैं। लेकिन ज़रा देखिए, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए 20वीं इमेज किस स्पीड से चलेगी, 50वीं इमेज किस स्पीड से चलेगी, तो हम लोग इस तरह का प्रोसीजर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसमें थोड़ा हम लोग कैलकुलस वाली चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। कैलकुलस वाली चीज़ें देखिए, कैलकुलस से किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, रिलेटिव मोशन का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो उन दोनों की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो।
देखिए ज़रा देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट मेथड, कैलकुलस और रिलेटिव मोशन के मेथड से सॉल्व करते तो कैसे करते। देखिए तो थर्ड नंबर की इमेज के बारे में पूछा जा रहा है और आंसर आ रहा है 15 टुवर्ड्स लेफ्ट। ये याद रखिएगा, आंसर आ रहा था 15 टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब हम लोग इसी को डिफरेंट तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 15 आ रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए तो ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली। अब हमें इसमें बताना था कि थर्ड नंबर की जो इमेज है वो किस स्पीड से चलेगी और किस डायरेक्शन में। देखिए भाई, तो कुछ इसमें हम लोग वैल्यूज़, कुछ वेरिएबल्स इसमें मान लें। सपोज इस मिरर और इसके बीच की दूरी अगर x मान लिया जाए, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन इसी मिरर से है, तो जिससे पहला रिफ्लेक्शन लिया जाए उसको आप कुछ x मान लीजिए। जैसे हम लोग स्मॉल d मानते थे, है ना। जैसे 20th इमेज कहाँ पर बनेगी ये पता लगाना हो तो हम लोग एक स्मॉल d मान लेते थे और इन दोनों के बीच की दूरी को कैपिटल D। तो इस बार हम इन दोनों के बीच की दूरी को कुछ y ले रहे हैं। अब बताइए, पहला रिफ्लेक्शन m1 से है ना, तो इसीलिए हमने इससे x माना है। अगर पहला रिफ्लेक्शन इससे होता तो ऑब्जेक्ट और इसके बीच की दूरी को x तब वैसे मानते। तो अब जरा बताइए I3 कैसे लिखोगे। I3 क्या होता है, जनरल IN का फॉर्मूला है D प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, तो बताइए I3 क्या हो जाएगा। I3 हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 इंटू वाई, यानी कि x प्लस 2y। सही। अब हमें ये बताना चाहिए, भी हमें पता है कि जो थर्ड नंबर की इमेज होगी वो यहाँ कहीं पर बनेगी, क्योंकि ऑड वाली इमेजेस उधर बनती हैं, उस मिरर के पीछे बनती हैं जिससे पहली बार रिफ्लेक्शन लिया जाता है। तो पहला रिफ्लेक्शन इससे क्योंकि लिया गया तो सारी ऑड वाली इमेजेस इधर बनेंगी और सारी इवन वाली इमेजेस उस मिरर के पीछे बनेंगी। ठीक है, तो I3 के बारे में पूछा जा रहा था, थर्ड इमेज के बारे में। तो थर्ड इमेज ज़रूर से ये बनेगी। अच्छा भाई, I3 ये डिस्टेंस होगी क्या, ये डिस्टेंस होती है ये चीज़ है I3। तो इसको हम लोग एक और नया नाम दे दें। इसको अगर हम लोग नाम दे दें कुछ, लेट हम इसको कह रहे हैं Z, इसको हम Z कह दे रहे हैं, इस I3 को Z कह रहे हैं। तो बताइए I3 होगा क्या। I3 होगा जो थर्ड वाली इमेज है ना उसकी मिरर से दूरी, ये तो होगा Z। तो I3 यानी थर्ड वाली इमेज की पोजीशन से इस वाले मिरर के बीच की दूरी, ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो ये आया। अब देखिए हमें ये पता लगाना है कि ये इमेज किस स्पीड से और किधर चल रही होगी। तो कोई नहीं, आप ज़रा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आ जाएगा dz/dt, ये आ जाएगा dx/dt और ये हो जाएगा 2dy/dt। सही। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलस और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने जा रहा है। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि भाई ये दूरी किस रेट से चेंज हो रही है, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम जानते क्या क्या हैं, हम dx/dt जानते हैं। सोचिए भाई x कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है x, तो dx/dt क्या हो जाएगा, इस दूरी के चेंज होने का रेट। भाई x अगर ये है तो dx/dt क्या होगा, इस दूरी के चेंज होने का रेट। और y क्या है, y दोनों मिरर्स के बीच की दूरी है, तो dy/dt क्या हो जाएगा, इस y के चेंज होने का रेट। अब जरा आप गेस करिए कि x किस रेट से चेंज हो रहा है। देखिए इसको अलग से देख लिया जाए, x किस रेट से चेंज हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है और ये दूरी है x। ठीक है, ये जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर और ये जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर। तो क्या सोच सकते हैं x किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ये कम हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। थोड़ा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिए ये 2 से भाग रहा है, ये 3 से भाग रहा है, तो ये फास्ट है, ये स्लो है, तो ज़रूर से ये गैप कम होगा। कम होगा तो किस रेट से कम होगा, तो रिलेटिव मोशन में आपने पढ़ा होगा जब दो स्पीड सेम डायरेक्शन में होती हैं तो रिलेटिव स्पीड के लिए आप उन स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। जब दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो एक के रेस्पेक्ट से दूसरे की वेलोसिटी के लिए आप उन दोनों स्पीड को, वेलोसिटी को ऐड करते हो। तो यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो x हमने पहले ये देखा कि x टाइम के साथ कम हो रहा है, तो dx/dt को क्या लिखेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि कम हो रहा है। और किस रेट से कम हो रहा है, 1 के रेट से कम हो रहा है, क्योंकि ये 2 से इधर जा रहा है, ये 3 से इधर जा रहा है। तो इस डिस्टेंस के कम होने का रेट क्या हो जाएगा, -1।
अच्छा भाई y के बारे में क्या कहेंगे, ये मिरर इधर जा रहा है 2 से, ये मिरर उधर जा रहा है 5 से, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो इनके बीच का गैप तो टाइम के साथ बढ़ेगा, और अगर गैप टाइम के साथ बढ़ेगा तो इस दूरी के चेंज होने का रेट पॉजिटिव होगा। दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो किस रेट से ये दूरी बढ़ रही होगी, इसमें दोनों का रोल होगा, दोनों मिलकर दूरी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस दूरी के बढ़ने का रेट दोनों की वेलोसिटी के सम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार बताइए डी वाई बाई डी टी के लिए क्या रखा जाए, ये हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7, तो आंसर आता है +13। ये +13 क्या चीज़ है, ये +13 ये चीज़ है कि इमेज की पोजीशन और मिरर के बीच की दूरी 13 के रेट से बढ़ रही है। देखो प्लस में आ गया ना, dz/dt आ गया +13, इसलिए हमें ये बता रहा है कि z टाइम के साथ एक तो बढ़ रहा है, और किस रेट से बढ़ रहा है, 13 के रेट से बढ़ रहा है। ये जो 13 है ये इमेज की स्पीड नहीं है, ये इमेज की पोजीशन और मिरर के बीच की दूरी के चेंज होने का रेट है। तो अब आपको एक चीज़ और गेस करनी पड़ेगी कि इमेज कितने से और किस डायरेक्शन में चले जिससे उसकी और मिरर के बीच की दूरी 13 से बढ़े। देखिए मिरर इसका पीछा कर रहा है, और अगर मिरर को इसकी दूरी इमेज को इसकी दूरी मिरर से बढ़वानी है तो इमेज को तो और भागना पड़ेगा इधर, और भागना पड़ेगा इधर। ये 2 से आ रहा है तो ये कितने से भागे कि 13 के रेट से ये दूरी बढ़े, तो ज़रूर से ये 15 सेंटीमीटर/सेकंड के स्पीड से भागेगा, तब जाकर इसकी और इसके बीच की दूरी यानी कि z 13 के रेट से बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप किसी भी वाली इमेज के वेलोसिटी इस मेथड से बता सकते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक दूसरी, तीसरी, चौथी वाली, पांचवी पूछी जाए तो आपको मतलब नहीं कि दूसरी कितने से चलेगी, तीसरी कितने चलेगी, आप डायरेक्ट पांचवी के बारे में बता सकते हो, डायरेक्ट 10वीं इमेज की वेलोसिटी बता सकते हो, डायरेक्ट 7वीं इमेज की वेलोसिटी बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वेलोसिटी देख सकते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल से इसको थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सपोज़ एक केस ऐसा है कि फिर से दोनों मिरर्स मूविंग हैं और इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूविंग है, लेकिन इस बार पूछा जा रहा है कि जो 10th नंबर की इमेज होगी, है ना, 10th वाली इमेज, 10 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, 10th रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। देखिए फिर से हम लोग बता सकते हैं। देखिए फिर से कहा गया कि पहला रिफ्लेक्शन तो इस मिरर से लीजिए, तो हमें पता है कि भाई पहला रिफ्लेक्शन जिस मिरर से लिया जाता है उसके पीछे बनती हैं ऑड नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, और दूसरे मिरर के पीछे बनती हैं फिर इवन नंबर ऑफ इमेजेस। तो इस बार हमें 10th इमेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो ज़रूर से जो 10th इमेज होगी, 10th इमेज ज़रूर से यहाँ कहीं पर बनेगी I10, तो इसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं z, और पहला रिफ्लेक्शन जिससे लिया गया उसकी दूरी को मान लेते हैं x, और दोनों मिरर्स के बीच की दूरी को ले लेते हैं y। ठीक है, अब ज़रा z कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले बताइए z I10, अगर आपसे I10 पूछा जाए तो फिर से आप इसमें फॉर्मूला लगाइए n-1 × d। I10 को ही हमने z बोला है, और x d को क्या लिखिएगा x, और 10th वाली इमेज पूछी जा रही है तो 10-1 × y, यानी z = आ गया x + 9y। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको इसी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हो जाएगा dz/dt, ये हो जाएगा dx/dt, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स dy/dt। ठीक है, अब आपको इन दोनों टर्म्स की वैल्यू रखनी है विद साइन वैल्यू मीनिंग के साथ में। बताइए फिर से x क्या चीज़ है, x है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी, x हमने माना है, तो dx/dt क्या हो जाएगा, इसी दूरी के चेंज होने का रेट। तो पहली चीज़ तो ये पहचानो कि ये दूरी समय के साथ बढ़ेगी या घटेगी, पहचानिए ज़रा। देखिए मिरर भाग रहा है 8 से और ऑब्जेक्ट इसका पीछा कर रहा है 5 से, तो क्या ये दूरी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि मिरर फास्ट है और जो पीछा कर रहा है वो स्लो है, तो इनके बीच का गैप टाइम के साथ में बढ़ेगा। अच्छा, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट होकर आएगी। तो 8 - 5 यानी कि 3, और क्योंकि दूरी बढ़ रही है इसलिए +3, तो dx/dt की जगह क्या रखा जाए, +3, तो dz/dt की वैल्यू आ जाएगी +3, पहले तो ये आ गया +9,
अब ज़रा बताइए डी वाई बाई डी टी, वाई किसको हम लोग बोल रहे हैं, इस मिरर से इस मिरर के बीच की दूरी को, जनरल दूरी को बोल रहे हैं वाई। वाई बताइए, वाई डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसी वाई के चेंज होने का रेट। अब देखिए इसको चेंज कौन कौन कर रहा है, मिरर, दोनों मिरर मिलकर इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो इस बार बताइए वाई के चेंज होने का रेट फिर से दोनों से आएगा। अच्छा, वाई टाइम के साथ में बढ़ेगा या घटेगा। देखिए ये जा रहा है 8 से और ये जा रहा है 12 से, ठीक है, ये 8 से और ये 12 से, यानी कि जो इसका पीछा कर रहा है वो फास्ट है। मिरर 2 फास्ट जा रहा है और मिरर 1 स्लो जा रहा है, तो इसके बीच का गैप कम होता जाएगा टाइम के साथ। सिंपल बात है भाई, ठीक है, कॉमन सेंस की चीज़ है। ये धीरे धीरे चल रहा है 8 से और इसके पीछे जो आ रहा है वो 12 से आ रहा है, तो ये 12 वाला फास्ट है ना, 8 से फास्ट है, तो ज़रूर से वाई टाइम के साथ कम होगा। और फिर से दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो सबट्रैक्ट होकर आएगी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वाई की जगह आप लिखोगे -4, ठीक है, 8 - 12 या 12 - 8, 4 आया, और लेकिन डी वाई बाई डी टी टाइम के साथ कम हो रहा है तो -4। अब ज़रा बताइए इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3 और -36, ठीक है, तो ये आ जाएगा -33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये इमेज की वेलोसिटी है? नहीं भाई, ये इमेज की वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से ये दूरी है वो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इमेज जहाँ भी बन रही है उसकी और मिरर के बीच की दूरी के चेंज होने का रेट आया ना ये। अरे भाई dz/dt आया ना ये, तो dz/dt आ रहा है -33, ठीक है। तो ये क्या, ये बता रहा है कि जो z है, z का मतलब इस मिरर और इस इमेज के बीच की दूरी वो समय के साथ में कम हो रही है। माइनस आ गया 33, तो -33 हमें ये बता रहा है कि ये दूरी, कौन सी दूरी, z टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। तो अब आपको ये चीज़ गेस करनी है एक एक्स्ट्रा, कि इमेज कितने से चले और किधर चले जिससे उसकी और मिरर के बीच की दूरी 33 से कम हो। देखिए मिरर इधर भाग रहा है, मिरर इधर चल रहा है, ठीक है, तो इमेज को तो और फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको मिरर से दूरी को कम करवाना है। किस रेट से कम करवाना है? 33 से, और ये ऑलरेडी 12 से भाग रहा है, तो इमेज 12 एक्स्ट्रा से भागे उसके पीछे, 12 एक्स्ट्रा से भागे। तो अगर इमेज 12 एक्स्ट्रा से भागेगी इधर, तो उसके और मिरर के बीच का गैप 33 से कम हो जाएगा। तो 12 एक्स्ट्रा अगर इसमें आप कर दीजिए तो फिर बताइए V10 क्या हो जाएगा? V10 हो जाएगा, इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 35 और ये 45। तो 45 से लेफ़्ट वर्ड चलेगी इमेज। बात क्लियर है? तो इमेज जब चलेगी 45 से इधर, अब ज़रा आप करके देख लो, जब ये 45 से इधर जाएगी और ये 12 से इधर जाएगा, तो इमेज और मिरर के बीच की दूरी देखो 33 से कम होगी कि नहीं? 45 - 12 33, सही। तो 33 के रेट से तब कम होगी जब इमेज 45 से इधर आएगा। तो दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो 10th नंबर की इमेज 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ़्ट वर्ड मूव करेगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो मिरर्स के बीच में आ जाए, तो कोई सी बाद वाली इमेज के बारे में भी पूछा जाए, उसकी वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस तरह के मेथड से आप उसको भी ईज़िली बता सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो इस एक लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में आता है तो उसकी इमेजेस कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ पर बनती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और भी प्लेन मिरर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी हम लोग उसमें देखेंगे और उसका एप्लीकेशन भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके।